पांडे साहब, थैंक यू यादव जी और तमाम हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए प्रतिभागी सहभागी सभी का स्वागत है। और पांडे साहब ये बताएं कि आवाज़ मेरी आ रही है आपके पास? हाँ जी क्लियर है सर। अच्छा। तो बहुत ही अच्छा और लगा कि बहुत दिनों के बाद एक बार आपने पुनः इस सीरीज़ को शुरू किया और मुझे लगता है सीरीज़ तो लगातार जारी ही रही होगी और मुझे अनुभव शेयर करने के लिए आपने आमंत्रित किया। इसके लिए CRC का, NIEPVD का और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। विषय आपने बहुत ही जो है महत्वपूर्ण चुना हुआ है, वो मैथमेटिक्स लर्निंग को लेकर है, गणितीय सीखना, और वो भी दृष्टिबाधित बच्चों की, चूँकि हम लोग हर समय बात करते ही हैं। तो मैं आज की अपनी इस बातचीत की शुरुआत करूँगा कि किस तरह से मतलब मैथ्स को लेके, मैथमेटिक्स को लेके बात करेंगे, मैथमेटिक्स लर्निंग की बातें करेंगे और उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस आने वाली हैं दृष्टिबाधित बच्चों के सामने, उनको कैसे दूर किया जाएगा। सो कुछ इस तरह का ये प्रेजेंटेशन है और अंत में जैसे कि परंपरा है हमारी, कुछ प्रश्न उत्तरों को भी लिया जा सकेगा। सो अनुरोध रहेगा सर अगली स्लाइड पे चलने के लिए। जी देखें आप कि सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कि किस तरह से हमारे दृष्टिबाधित जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो सीखते किस तरह हैं। तो उनकी जो सीखने का जो ढंग है, जो चैनल है, जो तरीका है, जैसे हम और आप देखकर सीखते हैं, ज़्यादातर समय देखने वाले लोग देखने पर ही निर्भर करते हैं, लेकिन और भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। देयर आर सो मेनी 5 सेंस ऑर्गन्स एक्चुअली, सो थ्रू देम वी लर्न। उस तरह से हम सीखते हैं। तो जब दृष्टिबाधित व्यक्ति की बात की जाएगी तो सिंस विजन इज नॉट देयर, दृष्टि चूंकि वहाँ काम नहीं कर रही है, इसलिए बाकी बचे हुए चैनल इस पर बच्चा डिपेंड करेगा। सो मुख्य रूप से द मेजर चैनल ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ए ब्लाइंड पर्सन और विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर वी कैन से इज ऑडिटरी लर्नर। वो सुनकर सीखना ज़्यादा पसंद करेगा। उसके बाद फॉलोड बाई टैक्टाइल, छू कर भी सीखने का उसका रहेगा, एंड फाइनली द काइनेस्थेटिक सेंस। 3 बातें जो दृष्टिबाधित बच्चों के संदर्भ में रहती हैं विजन के ना होने के बाद, मुख्य रूप से सुनना और छूना, इस पर डिपेंड करती है बच्चे की लर्निंग। और काइनेस्थेटिक सेंस जिसमें कि हम गति संवेदना की बात करते हैं, स्पर्श के साथ साथ कुछ जब दबाव भी वहाँ पर कार्य कर रहा होता है, जैसे कोई व्यक्ति मुझे छुए और मुझे कोई व्यक्ति धक्का लगाए, तो दोनों ही के संवेदन जो हम ग्रहण करेंगे उनमें अंतर होगा। सो दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टच एंड द काइनेस्थेटिक सेंस, वी कैन अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कुछ बातें हैं। और चूंकि मैथ्स की बात चली है, गणित की बात चल रही है, तो मैं आपको बताऊं कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हाई स्कोरिंग होता है और सबसे ज़्यादा मार्क्स हमेशा मैथ्स में लोगों के आते रहे हैं। लेकिन एक मैथ्स से ऐसा भी एक डर है मनोवैज्ञानिक स्तर पर कम से कम कि मैथमेटिक्स एक कठिन विषय है ना। मैथ्स का फोबिया है, मैथ्स से लोग बहुत डरते हैं। मैं आपको बताऊं कि पेरेंट्स कभी कभी अपने बच्चों की होमवर्क वगैरह भी करने में, है ना, उनको डर लगता है कि कोई ऐसा प्रश्न न पूछ दिया जाए जो मैं न बता पाऊँ। या जैसे कि मैं बाजार में खरीदारी करने गया तो वहाँ मुझे जो बिल दिया गया, तो जितने पैसे उसने मांगे मैंने उसको दे दिए, और मैंने ये हिम्मत नहीं की कि मैं उसको जोड़ के देखूं, क्योंकि नंबर्स वहाँ पर इन्वॉल्व हैं। तो कई बार मैथ्स का इतना मनोवैज्ञानिक डर रहता है कि हम लोग बिल्कुल उससे जो है दूर रहना चाहते हैं। तो उसकी वजह एक तो ये है कि इस तरह का लगातार कहना बताना कि भाई गणित विषय कठिन है, उसके अलावा उसकी कुछ जरूर डिफिकल्टीज हैं, उनको हम आज दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखें कि क्या कारण है, क्यों मैथमेटिक्स से डर है लोगों का। तो मैं आपको बताऊं कि उसका एक कारण है कि स्पीड ऑफ डिलीवरी। जो स्कूल्स हैं, जो तमाम विद्यालयों में गणित शिक्षण हो रहा है, और ख़ासतौर से हायर लेवल पे जब आप थोड़ा सा सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे जाते हैं, तो उस समय गणित की जो डिलीवरी है ना, कॉन्सेप्ट इतनी तेज़ी से आगे बढ़ते चले जाते हैं, कोर्स इतना ज़्यादा होता है कि सर लोगों के पास टाइम नहीं होता उस पर ज़्यादा देने का समय। तो ऐसे में जो स्पीड ऑफ डिलीवरी है, दैट मे बी वन रीज़न फॉर मैथ्स फोबिया, कि क्यों हम लोग गणित से डरना शुरू कर देते हैं। इन्फॉर्मेशन की ओवरलोड है, बहुत ज़्यादा हमको आपको सीखना है उसमें। आजकल के दौर में आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी का बहुत ओवर डिपेंडेंस है ना। बिना टेक्नोलॉजी के हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। जबकि यदि हम अपने समय की बात करें, और आप लोग भी तमाम यदि थोड़ा सा पुराने समय की बात करें, तो हम लोग बहुत कुछ मौखिक रूप से कर लिया करते थे।
है ना। और अब हम बिल्कुल ही पूरी तरह से छोटी छोटी गणनाओं के लिए भी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो गए हैं। तो टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंस जो है, यद्यपि आज जो हम दूर बैठकर अपनी बात एक दूसरे को सुना पा रहे हैं, ये उसका फायदा है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी भी देखने को मिलता है विषय कि कहीं पर ऐसे लगे कि जब बहुत ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो जाएं तो ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं हम अपनी ही जो एबिलिटीज़ हैं उनको खोते जाएं। मान लीजिए हमारे पास चलने के लिए गाड़ी है, सर समय है ना, सब तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो ऐसा ना हो कि हम पैदल चलना ही भूल जाएं। आप देखें, मुझे लगता है हमारे बचपन में 20-25 तक टेबल पहाड़े हम लोगों को नौजवानी याद हुआ करते थे। आजकल है ना, उसका चूंकि हमारे पास कैलकुलेटर है, तो हमारे पास तमाम सुविधाएं हैं, तो हम उतना ध्यान उस पर नहीं दे पाते। तो टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंस काफ़ी हो जाने के कारण भी एक कारण है जिस वजह से मैथ्स का डर है। उसके बाद एक गणित की एक अपनी भाषा होती है, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, जो टेक्स्ट बुक में आपको देखने को मिलेगी, तो वो भी हमें समझने की आवश्यकता है। कई बार आप देखेंगे कोई प्रश्न हल करते समय एक के नीचे एक हम है ना इस तरह से वर्टिकली डाउन चले आ रहे हैं और इज इक्वल टू लगा रहे हैं, फिर हम अपना वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह की खास लैंग्वेज है जो कि दूसरी जो लैंग्वेज है हमारी हिंदी अंग्रेजी, उससे थोड़ी फर्क है, तो वो भी सीखने की आवश्यकता है। तो ये कुछ कारण हैं जिस वजह से ये डर क्रिएट हो रहा है। और आप देखें कि दृष्टिबाधितों की बात चल रही है, तो आप वहाँ पर जो सीखना है उनके सीखने पर भी हम और आप थोड़ी विचार कर लें तो अच्छा रहेगा। देखें, आपकी कोई इमिटेशन नहीं है। इमिटेशन का मतलब दूसरों को देखकर सीखना, दूसरों को देखकर सीखना नहीं हो पा रहा है। कोई आकस्मिक रूप से सीखना नहीं हो पा रहा है, मतलब जो हम अनायास ही सीख जाते हैं। कई बार बहुत सी चीज़ें हमारे सामने विजुअली सामने आती जा रही हैं, हम उनको सीखते जा रहे हैं। तो इंसिडेंटल लर्निंग नहीं है, इमिटेटिव लर्निंग नहीं है, दूसरों को देखकर सीखना नहीं हो पा रहा है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो दृष्टिबाधित बच्चों के संग होती हैं। उसके बाद फिर हम करेंगे क्या, तो फिर मीडिएटेड लर्निंग है, माने कोई ना कोई एक मध्यस्थ होगा, है ना, एक मध्यस्थ की भूमिका निभानी होगी। ज़्यादातर समय उस अध्यापक को ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि वो वहाँ उस मध्यस्थ की भूमिका निभाए। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहना चाहूँगा आपसे कि अगर हमें उस टेलर फ्रेम पर ही, जो टेलर फ्रेम एक हम आगे भी चर्चा करेंगे, टेलर फ्रेम हमारी एक डिवाइस है, मैथमेटिकल डिवाइस, उसमें उस अक्षर को लगाने से किधर से थोड़ा सा घुमाऊं तो 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा। वो थोड़ा सा प्लेसमेंट जो है उसको समझाने के लिए यदि अध्यापक बच्चे के पीछे आए और बच्चे से थोड़ा रैपो बनाए, उसके ऊपर एक हाथ रखे, है ना, तो बच्चे को एक ईजीनेस महसूस होगी और उस बात को वो आसानी से सीख सकेगा। तो मीडिएटर एक होना जरूरी है कोई भी बात को समझने के लिए। चूंकि मैंने आपसे कहा कि सीधा देखकर सीखना नहीं हो पा रहा है, इसलिए एक मध्यस्थ की भूमिका यहां पर आ जाती है। आगे चलेंगे तो कॉन्क्रीट लर्निंग की बात हो रही है। देखिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात हो रही है, अनुभव से सीखना। अनुभव, हमको दृष्टिबाधित बच्चे को अनुभव कहाँ से आएंगे? अनुभव की कमी रहती है बच्चों के पास, फिर एक बार न देख पाने के कारण, तो उसे हमें अनुभव उपलब्ध कराने होंगे, सीखने के अवसर हमें उसको देने होंगे। कॉन्क्रीट लर्नर होता है हमारा बच्चा, मतलब कि आप यूं समझो कि मूर्त रूप से सीखता है। कोई ऑब्जेक्ट आप उसे दे दोगे, ये हमारा है ना, ये पेन है, ये क्या क्या है, ये बॉटल है, तो जब हमारे सामने ये सब ऑब्जेक्ट्स आ जाती हैं, हम उसको छू कर देखते हैं, तो फिर ये हमारा एक तरह से दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए कॉन्क्रीट लर्निंग हो गया, मूर्त वस्तुओं को सामने रखकर सीखना। तो केवल मौखिक चर्चा हो जाए, है ना, कि ऐसे होता है वैसे होता है, उतना ज़्यादा बच्चे कई बार कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं कर पाते। तो ज़रूरत हर समय होती है टू चेंज द विजुअल आइडियाज़, टू कन्वर्ट इनटू नॉन विजुअल एक्सपीरियंसेस। इस बात की बड़ी आवश्यकता है। कोर्सेज में चर्चा की जाती है कि गणित विषय जो है फुल ऑफ विजुअल आइडियाज़ है। आप ज्योमेट्री की बात करें, मेंसुरेशन की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, हर समय आप देखेंगे हर सवाल के साथ एक पिक्चर लगी हुई है। तो बहुत से विजुअल आइडियाज़ है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, सर्किल है, क्या क्या है, बहुत कुछ है जो कि बिल्कुल दृष्टिमूलक है। तो इस दृष्टिमूलक जो विचार हैं, आप देखते हैं 40 बच्चों की क्लास में आपने बोर्ड पर ड्रॉ किया और आसानी से सब बच्चे समझ जाते हैं कि क्या बात हो रही है, लेकिन वहीं दृष्टिबाधित बच्चा उस बात को समझ पाने में कठिनाई महसूस करेगा। तो फिर हमें उस विजुअल आइडिया को नॉन विजुअल या एक्सेसिबल फॉर्मेट में चेंज करना होगा,
तो वो एक बात आ जाती है जिसके लिए हमें आपको प्रयास करने होंगे। उसके अलावा आप देखें इंडिविजुअलाइजेशन, माने कि आपके बच्चे के पास 1-to-1 आपको पहुंचना होगा, इंडिविजुअल लेवल पर आपको बच्चे के पास अपनी बात रखनी होगी। कॉन्क्रीट टीचिंग, जैसे अभी आपको बताया, मूर्त रूप से बच्चों के पास हमें पहुंचना होगा प्रत्ययों को लेकर, और लर्निंग बाय डूइंग तो हम शुरू से करते ही आ रहे हैं, करके सीखना। तो जब बच्चे करेंगे, व्हेन यू इन्वॉल्व ऑल दोज विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स इन द एक्टिविटीज, तो वो ज़्यादा आसानी से सीख पाते हैं। आप देखेंगे दृष्टिबाधित तो हमारा साथी सीखने में स्लो होगा, है ना, थोड़ा स्लो चलेगा, हमें उसको अधिक समय देना पड़ेगा, हो सकता है 2-4 बार बात को बताना पड़े। इसीलिए आप कक्षाओं में देखेंगे कि 10 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं आपको मिलेंगे। 1:10 इज द रेशियो, आइडियल रेशियो इन द स्कूल फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। इस तरह से आप देखेंगे तो स्लो जो गति है वो क्यों है, तो वो इसीलिए है क्योंकि विजन नहीं है। एंड दिस लर्निंग पेस इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अलग अलग लोगों की गति तेज और मध्यम हो सकती है। सामान्य लोगों में भी आपको देखने को मिलता है कि कई बार बच्चे तेजी से सीख रहे हैं, कुछ बच्चे धीरे से धीरे सीख पा रहे हैं। तो वहां पर कारण क्या है? एक तो लॉस ऑफ विजन, दृष्टि नहीं होने के कारण उनकी गति स्लो है ना। जो आपने बोर्ड पर कुछ ड्रॉ किया, सब बच्चों ने देख लिया, लेकिन हमारे बच्चे के लिए एक टेक्टाइल मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपको बच्चे को देना होगा, वो उसको पूरा टेक्चुअली एक्सप्लोर करके सीखेगा, समय लगेगा, है ना। तो लॉस ऑफ विजन की वजह से स्पीड स्लो है। उसके बाद डिग्री ऑफ विजन, अगर जो लॉस हुआ है तो कितना हो गया है ना, क्या वो टोटल ब्लाइंडनेस का बात है या वो चाइल्ड विद लो विजन है, तो क्या उसके पास कितना विजन अब बचा हुआ है, इस बात पर भी निर्भर करेगा कि बच्चे की स्पीड क्या होती है। और ये जो दृष्टिबाधा की घटना घटी, ये कब हुई? क्या बचपन से ही है, जन्म से ही है, या बाद में हुई है? तो जन्म से दृष्टिबाधा बच्चों की आवश्यकताएं अलग हैं, है ना। बाद में दृष्टिबाधा आ गई है, उन बच्चों की आवश्यकताएं अलग हैं। यदि बच्चा 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ रहा था, उस समय दृष्टिबाधित हुआ, तो उस समय तक उसके पूरे विजुअल कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुके होते हैं। उस समय आप उससे फिर भी काफ़ी मतलब केवल बातचीत के माध्यम से भी उसको समझाया जा सकता है। तो ये तमाम कारण हैं। अगली स्लाइड पर चलेंगे। आप देखें, ये कॉन्क्रीट लर्निंग की बात हम कर चुके हैं, थोड़ा और आगे बढ़ाइए। कॉन्क्रीट लर्निंग की बात हम और आप कर चुके हैं। इसमें आप देखें कि कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि केवल वर्बल डिस्क्रिप्शन ना हो, केवल मौखिक बातचीत ना हो, बल्कि ज़्यादातर हम बातें जो है बच्चे को जो रिमेनिंग सेंसेस उसकी जो और तमाम ज्ञानेंद्रियाँ बची हुई हैं उनके माध्यम से भी यूनिफाई करें, अनुभवों को जोड़ें, अनुभवों को तमाम ज्ञानेंद्रियों के, क्या मैंने सुना, क्या मैंने देखा, क्या मैंने छू कर महसूस किया, है ना। यदि कोई टेस्ट करने वाली बात है तो कैसा मैंने टेस्ट किया, हाउ डज इट स्मेल। तो तमाम जो हमारी रिमेनिंग सेंसेस हैं उनसे जो इन्फॉर्मेशन हमको प्राप्त हो रही है उससे जोड़कर हम देखेंगे तो आप देखोगे कि आप ज़्यादा अच्छा उसको अनुभव दे पाएंगे। थोड़ा आगे अगली स्लाइड पर चलने के लिए अनुरोध रहेगा सर आपको। हमारा मीडिएटेड लर्निंग की बात अभी हो रही है। आप देखें, एक मध्यस्थ होना चाहिए। उसमें क्या है, मैंने आपसे कहा कि बच्चे को कई बार बताने की आवश्यकता हो सकती है, तो देयर में बी अ नीड ऑफ रेपिटेशन, ड्रिल एक्सरसाइजेस। गणित की बात हो रही है तो अभ्यास बहुत जरूरी है। आपने कितना अभ्यास किया हुआ है आपको मालूम होगा। एक फॉर्मूले पर 50-50 सवाल हुआ करते थे। उसके बाद आप देखें ऑल्टरनेट स्टिमुली, यानी कि अलग अलग तरह की उद्दीपनाएं, केवल दृष्टिमूलक नहीं बल्कि ऑडियो, माने साउंड मेकिंग एजुकेशनल टॉयज, जो बोलकर कुछ बातें बताई जा सकती हैं। कुछ ऐसे शैक्षणिक उपकरण हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। वो जो मीडिएटर है, जो मध्यस्थ है, वो मोटिवेटर की भी भूमिका निभाएगा। मोटिवेट करने का मतलब ये है कि आपको किसी एक बच्चे को समझो कि आप वो इस एनर्जी लेवल पर है, थोड़ा और हायर एनर्जी लेवल पर ले आए, थोड़ा मोटिवेट किया उसको, थोड़ी ऐसी उसको हिंट दिया, कुछ प्रॉम्प्ट किया उसके संग, ताकि वो अपने आप को ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता हुआ अगले काम को सीख सके। तो मोटिवेशन देने का काम भी कर सकता है हमारा मीडिएटर। और इस तरह से हम जो मैथ्स की एबिलिटीज़ हैं, जो गणित की जो तमाम बातें हैं, उनका विकास किया जा सकता है। एक के बाद एक चलेंगे सर। ये मैथमेटिक्स लर्निंग की बात हो रही है। देखें आप, मैथ्स लर्निंग में हमें खास तौर से और क्या करना पड़ता है, इस पर हम और आप विचार कर लेते हैं थोड़ा। हमें बहुत से आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करना होता है। मैंने आपसे कहा जैसे एक फॉर्मूला है कि ब्याज की गणना करिए तो ब्याज P × R × T / 100,
P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। मूलधन क्या है, उसकी दर क्या है, समय कितना है, और 100 का भाग देंगे, सबका गुणा करेंगे तो हमें ब्याज मिलेगा। तो आप देखें ये बहुत से आइडियाज हैं जिन्हें ऑर्गेनाइज करना है। उसमें सवाल में कहीं ना कहीं दिया हुआ है कि भाई इतना मूलधन है, इतने प्रतिशत ब्याज की दर है, इतना समय के लिए आपने बैंक में रखा तो कितना ब्याज होगा। किसी और सवाल में ब्याज दिया हुआ है, समय पूछ लिया गया है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया, किसी में सब कुछ दिया, प्रिंसिपल पूछ लिया कि कितना मूलधन आपने जमा किया था, कितने 3 वर्ष के लिए है ना, 5% वार्षिक ब्याज की दर से इतना आपको 500 रुपये ब्याज मिल गया, तो मूलधन कितना था। मतलब आप यूँ समझिए कि उस एक सवाल में कई बातें जुड़ी हुई हैं, तो उन सबको आपको ऑर्गेनाइज करना होगा है ना, उन आइडियाज़ को, उन बातों को सब ऑर्गेनाइज करना है। उसके बाद एक के बाद एक सीक्वेंस में है ना, वी हैव टू प्लेस द ऑर्गेनाइज आइडियाज इन सीक्वेंस। हमें सीक्वेंस रखना होगा, एक के बाद एक सीरियल। मतलब आपको मालूम है, जैसे मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि जो फॉर्मूला है उसके बाद जब आप कैलकुलेट करेंगे इन तमाम चीज़ों को तो इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू आएगा, और फिर अगली लाइन में फिर आप कुछ कैलकुलेशन करेंगे, फिर छोटा हो जाएगा, फिर कैलकुलेशन करेंगे। तो तमाम ये एक खास तरह से हमें सीक्वेंस में उन आइडियाज़ को रखना पड़ता है। और बोर्ड का सहारा हम लोग लेते हैं क्लासरूम में है ना, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जो भी हमारे पास उपलब्ध है, वहाँ पर किस तरह से अध्यापक उस काम को करता है। दृष्टि बाधित जो बच्चे हैं उनको परिणाम को और उनका जो मतलब है, मतलब उसकी जो व्याख्या है, कई बार मान लीजिए कि ये कहा जाए कि इतना ब्याज हुआ, तो फिर इसकी व्याख्या क्या है। ये कहा जाए अगर कि अमुक बच्चे ने पहला स्थान प्राप्त किया है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ। ए बच्चे ने 100 में से 60 नंबर मिले और उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो इसका मतलब हुआ कि उस क्लास में जितने और भी बच्चे हैं उनको 60 से कम नंबर मिले। तो ये जो एक रिजल्ट है, एक तो रिजल्ट है कि ही हैज गॉट 60 मार्क्स आउट ऑफ 100, ये तो रिजल्ट आ गया कैलकुलेशन करने के बाद। लेकिन उसका जो इंटरप्रिटेशन है कि वो नंबर 1 है, इसका मतलब बाकी सबके बच्चे जो हैं, सब बच्चों की परफॉर्मेंस उससे कम है। तो ये जो तमाम उसके अंदरूनी जो बातें उसमें जुड़ी हुई हैं, इंटरप्रिटेशन, वो कई बार दृष्टिबाधित बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की तमाम परेशानियां आएंगी, हमारे सामने चैलेंजेस आएंगे। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी गणित सीखने को प्रभावित कर रहे हैं। तो आप देखें कि टेक्स्ट बुक नहीं है गणित की, लैंग्वेज की मैंने अभी बात की, लैंग्वेज बुक्स में लिखी होती है, वो बुक्स मेरे पास नहीं है ना, प्रिंट की बुक मेरे किसी काम की नहीं है। विजुअली इम्पेयर्ड साथी को ब्रेल की बुक चाहिए। अब ब्रेल की बुक जनरली अवेलेबल नहीं होती है, और अगर आप देखेंगे कुछ खास जगहों से NIEPVD इसमें बहुत काम में कर रहा है, और बहुत सी अन्य भाषाओं में भी ब्रेल प्रेसेस हमारे राज्य में, मुझे लगता है हर राज्य में आजकल हर भाषा में ब्रेल प्रेस उपलब्ध है, तो वहाँ से बुक्स का प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन क्या वो टारगेट ग्रुप तक पहुँच रही हैं बुक्स? तो अगर बुक्स नहीं है तो फिर से उसको कठिनाई आएगी। आप देखें, एक जरा सर्वे करके देखें, छोटा सा, एक बच्चे के पास बुक है और एक के पास बुक नहीं है, तो उसका सीखना आप देखेंगे बहुत फर्क होगा, है ना। कुछ नहीं होगा तो होमवर्क करके वो कभी नहीं ला पाएगा जिसके पास बुक नहीं है ना। तो घर में भी यदि चाहे पेरेंट्स कुछ उसके ऊपर ध्यान देना तो वो भी संभव नहीं हो पाएगा। तो बहुत सी बातें बुक्स पर डिपेंड करती हैं। बुक्स बनाने के लिए हमें मैथमेटिकल ब्रेल कोड की आवश्यकता होगी। मैथमेटिकल ब्रेल कोड आपको मालूम है, जब हम ब्रेल की बात करेंगे आगे तो उसमें ये पता चलेगा कि किस तरह से हम ब्रेल की सहायता से मैथ्स भी कर सकते हैं। मैथ्स करने के लिए भी तमाम इक्विपमेंट्स की बात होगी, अवेकस की बात होगी, टेलीफ्रेम की बात होगी, फिर ब्रेल मैथमेटिक्स कोड की बात होगी, क्योंकि टेलीफ्रेम और अवेकस पर गणित करने से आप रिकॉर्ड नहीं रख सकते लंबे समय तक, और रिकॉर्ड रखना है तो फिर आपको ब्रेल में ही गणित करना होगा। तो उस बुक्स से तमाम लाभ हैं। देखें आप, हमें लिखने की एक जो है हैबिट हमारी डेवलप होती है, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज हमारी डेवलप होती है। और आप देखें कई बार गणित शुरू करना ये मानते हुए कि गणित विषय कठिन है ना, तो मुश्किल होगी बच्चे के लिए, तो कई बार लेट शुरू होता है, वो भी काम नहीं करेगा, है ना। कई बार 6वीं से शुरू करते हैं, भाई बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, थोड़ा समझ लेता, हम शुरू करें। और आपने ये भी सुना होगा कि 7वीं 8वीं 9वीं तक आते आते मैथ्स पे छोड़ भी देना है। तो 5वीं शुरू किया, 9वीं में छोड़ दिया, तो फिर लेट शुरू भी किया। सबसे पहले वो
जो तमाम गणित पढ़ना था वो भी उसने नहीं पढ़ा, और आगे भी उसको भी मालूम है कि हमें आगे पढ़ना नहीं है, तो फिर मैथमेटिक्स को उतना सीरियसली वो लेगा नहीं। इसलिए अर्लीस्ट इज द बेस्ट, जितनी जल्दी हो सके आप उसकी शुरुआत करिए। और मैथमेटिकल जो फॉर्मेट्स हैं, है ना, वो अलग, मैंने कहा मैथ्स की लैंग्वेज जो है वो लिटरेचर की लैंग्वेज से फ़र्क है, इसलिए हमें मैथ्स की बुक की बहुत आवश्यकता होगी। और जिस तरह से आप इज इक्वल टू का साइन वर्टिकली डाउनवर्ड्स किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते चले जाते हैं, वही मैथ्स की लैंग्वेज केवल तभी समझ में आएगी जब वो सॉल्व एग्जाम्पल्स उसको ब्रेल बुक्स में मिलने वाले हैं, तभी। अदरवाइज आगे देखें आप, कुछ हमारी डिवाइसेस की बात भी की जाए, एप्रोप्रिएट डिवाइसेस एंड यूज ऑफ, उनका प्रयोग और उनकी उपलब्धता। टेलर फ्रेम एक गणितीय उपकरण है जिसकी सहायता से गणित बच्चों को सिखाई जाती है, दृष्टिबाधित बच्चों को सिखाई जाती है ना। आपको मालूम है एक ऑक्टागोनल शेप का उसमें एक सेल है जिसमें आपको टाइप्स लगाने हैं, टाइप 1 टाइप 2, एंड विद द हेल्प ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 वी कैन डू अर्थमेटिक एज वेल एल्जेब्रा, है ना। एल्जेब्रा भी हम कर सकते हैं टेलर फ्रेम पर। तो एल्जेब्रिक जो इक्वेशंस हैं 3a + 2b, है ना, या 3x + 2y = फला, है ना, फिर उसको हल करो, x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो। सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कैन आल्सो बी डन ऑन द टेलर फ्रेम। अबेकस बहुत ही एक उपयोगी हमारा एक मैथमेटिकल डिवाइस है जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से मैंने तो यहाँ तक देखा कि कुछ दिनों के बाद अबेकस की भी जरूरत नहीं पड़ती है, केवल बच्चे अपने, है ना, उंगलियों के सहारे से ही वो संख्याओं को लिखकर उनकी बहुत तेजी से फास्ट कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो अबेकस में नंबर सिस्टम, है ना, यूनिट्स और टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स की जो प्लेसमेंट है, प्लेस वैल्यू, है ना, और कैलकुलेशन बहुत आसानी से की जा सकती हैं। और मैं देख रहा हूँ सर कि अचानक स्क्रीन से प्रेजेंटेशन गायब है, इसको थोड़ा दोबारा लाने की कोशिश करेंगे क्या? जी सर, जी सर। क्या ये आपके पास आ रहा है? अभी तो स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। हाँ, तो टेक्निकल एरर है। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ लगातार। टेलर फ्रेम के बाद अबेकस की बात हो रही थी, आप उसको जरा देखिए ठीक से आ जाए वो। अबेकस में हम देखें कि अबेकस की एक्चुअली एडवांटेजेस भी हैं, तो थोड़ी सी लिमिटेशन ये है कि हम उस पर अपना रिकॉर्ड जो है वो नहीं रख पाते। और आप देखें कि अलजेब्रिक इक्वेशंस भी जो है, जैसे मैंने आपसे कहा कि टेलर फ्रेम पर बहुत आसानी से की जा सकती हैं। तो मेरी आवाज तो आ ही रही होगी आपके पास? हाँ जी, हाँ जी जी। तो मैं अगली स्लाइड पर चला जाता हूं। जो मेरे पास उपलब्ध है वो मैं देख पा रहा हूं कि मैथमेटिक्स जो है वो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कठिन है। कुछ एरियाज गणित के कठिन है। देखिए, कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है, है ना। हम एक बात कर सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा असंभव आपको लग रहा है, कठिन बहुत ज़्यादा लग रहा है, उसको थोड़े समय के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि अगली बात को समझने के लिए पिछली कई बातें बच्चों को आनी जरूरी होती हैं। तो ऐसे में जब तक वो पिछली बातें नहीं सीख पा रहा है तब तक कि हम अपने इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। गति जो है वो स्लो रहेगी। जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि विजन न होने के कारण गणित सीखने की गति थोड़ा स्लो रहेगी। कोई बात नहीं, हम उसको स्लो गति ही सही लेकिन सिखाएंगे जितना सिखा सकते हैं। आप और देखें कि देखिए, कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जरूरी नहीं है। फिर मैं आपको ले जाऊंगा और वहीं पर जहां आप परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे थे, जहां पर आप रेशियो के सवाल लगा रहे थे, आप जरा याद करें कि उस एक, या आप जैसे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के कितने क्वेश्चन आपने किए थे। उस एक फार्मूले पर कम से कम बेस 4-5 क्वेश्चनियर्स थे। उस एक क्वेश्चनियर में कम से कम 10-10, 12-12 सवाल थे। तो उस एक क्वेश्चन को समझने के लिए आपने 60 क्वेश्चन किए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 60 क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है। यहां पर यदि मैं ये कहूं कि कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, फार्मूला समझना जरूरी है, तो चलिए हम 60 क्वेश्चन ना भी करें, हम 10 में यदि मैं समझ जाता हूं वो बात क्या है तो शायद हमारा काम हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट एंड नॉट द नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट यू हैव डन, वो जरूरी है। तो ये बातें आपको तमाम सीखनी है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या हमारा फिर आ गया उस पर, स्क्रीन पर?
प्रेजेंटेशन हाँ जी हाँ जी, आ ये गया है सर। आ गया है? हाँ जी अच्छा जी, तो जी हाँ, वेरी गुड, आ गया। अच्छा, अब अगली स्लाइड पर चलने की सर रिक्वेस्ट रहेगी हमारी। मैं कह रहा था आपसे कि कॉन्सेप्ट जरूरी है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जरूरी नहीं है। आप देखें फिर से एक बार हम लोग आ गए हैं। ये टेक्नोलॉजी पर जो डिपेंडेंस है हमारी, मैंने शुरू में भी आपसे कहा था कि कई बार बहुत अच्छी है और कई बार बाधाएं भी डाल देती है। तो ज्योमेट्री जो है, मुख्य रूप से जो ज्योमेट्री है, जो रेखा गणित है, वो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए बड़ा कठिन देख पा रहे हैं हम। उसकी कारण क्या है? क्योंकि जो परसेप्चुअल फील्ड है, जो परसेप्शन का फील्ड है, वो विजन पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है ना। देख कर मैं बहुत सी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ एक बार में समझ सकता हूं, लेकिन हमारा जो नैरोनेस ऑफ अवर परसेप्चुअल फील्ड है ना, ये हमको बहुत ही कन्फाइंड कर देती है, जबकि हम केवल एक उंगली से टच करके देख रहे होते हैं। तो आप देखें कि जब हम ब्रेल के कागज पर पढ़ रहे होते हैं तो एक समय में केवल एक लाइन पर ही हम अपना फोकस कर पाएंगे माइंड, क्योंकि हम देख नहीं रहे हैं, हम केवल छू कर समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आप देखें हमारा जो साइज है, जो डायरेक्शनलिटी है, जो दिशा ज्ञान है, जो है ना, और जो 2 डायमेंशन तो फिर भी आसान है। आप देखें एक पेज पर चित्रों को बनाया जा सकता है, लेकिन जो 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिकल आइडियाज हैं उनको हमें समझना मुश्किल होगा, है ना। उसके बाद आप देखें कि कई बार बच्चों को, आप ये बहुत ही सरल सी बात मैं आपसे कर रहा हूं इस समय, कि बच्चों को अपनी हाइट कितनी है ना, दूसरे की हाइट कितनी है, उसके तुलना में मेरा क्या स्थिति है, मुझे कैसे सुनकर बात करनी चाहिए। कई बार बच्चे आपको ऐसा ऊपर मुंह करके खड़े होकर जवाब देते हुए मिलेंगे, कई बार नीचे मुंह करके जवाब देते हुए मिलेंगे, जबकि वो सामने नहीं, फेस टू फेस नहीं बात कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी दूसरे की रिलेशनशिप से, मैं बात कर रहा हूं कि जब आप दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, है ना, और सुनने वाला कितनी हाइट का है, मैं किस तरह से बात करूं, कहाँ मुझे अपनी आवाज पहुंचानी है, ये सब बहुत आसानी से, कितनी दूर खड़ा हुआ है मुझे सुनने वाला, है ना, कितना डिस्टेंस है, ये सभी के सभी हमारे वहाँ पर बहुत आसानी से काम हल हो जाते हैं। लेकिन दृष्टिबाधित बच्चे के संदर्भ में बहुत बार ये काम नहीं हो पाता। तो आप देखें यहाँ पर अगली स्लाइड पर चलने की कोशिश करेंगे। बात ये हो रही है कि किस तरह से ज्योमेट्री सीखना हमारे लिए कठिन है। देखें आप, एक्सप्लोरेशन के जो मेथड्स हैं, जो छू करके जो समझना है बातों को, वो हमारी दृष्टिबाधित साथियों के साथ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो टेक्चुअल एक्सप्लोरेशन हो रहा है, केवल हाथ से छू कर हम उस बात को समझ रहे हैं। तो हमारी लिमिटेशन है, हम एट द मोस्ट एक लाइन पर या एक पेज पर अपना फोकस कर पाएंगे, है ना। सो एक्सप्लोरेशन मेथड्स जो हैं उनका अभाव है, जिस वजह से ज्योमेट्री फिर से हमारी कठिन हुई जा रही है हमारे लिए विषय। और ज्योमेट्री आपको मालूम है कि मैथमेटिक्स का एक इंटीग्रल पार्ट है, उसको समझना कठिन है। आगे देखें आप कि जिस तरह से बच्चे ब्रेल पढ़ते हैं, बार बार ये बात हो रही है, जिस तरह से ब्रेल पढ़ी जाती है और उस ब्रेल पढ़ते समय एक उंगली के नीचे जो अक्षर आते चले जाते हैं उसी पर आपका ध्यान होता है। तो इसी तरह से आप एक जगह पर ही फोकस कर पाएंगे, जबकि मैथमेटिक्स में और खासतौर से ज्योमेट्री में आपको, मान लीजिए आपने ट्रायंगल बनाया है ना, उसके आपने, या मान लीजिए ये सवाल है कि एक मंदिर है, मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, उसका जो है एक इंक्लिनेशन, जो एंगल है वो इतना डिग्री है, छाया पड़ती है, सूर्य चमकता है, क्या क्या होता है, और उसकी झंडे की ऊंचाई निकालिए, है ना। तो ये जो एक आप समझें कि एक फिगर बनेगा इसका, है ना, और वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, फिर क्या क्या होगा, है ना, ट्रिग्नोमेट्री वाले लोग बताएंगे। तो जिस तरह से ये तमाम कठिनाइयां आने वाली हैं, ये सब जो हमारा एक तरह से अंडरस्टैंडिंग एट द सेम टाइम इज डिफिकल्ट बाय विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड, बच्चे के द्वारा एक बात में, एक बार में समझना ये कठिनाई होती है। इसलिए गणित है और खासतौर से ज्योमेट्री और अधिक कठिन होती जा रही है। टेक्टाइल इमेजेस का एक्सप्लोरेशन, है ना, आप, हमारे पास ये एक तरीका है कि हम उस सामग्री को स्पर्शीय बनाएंगे। तो स्पर्शीय सामग्री यानी कि छूकर सीखने वाली जो सामग्री है उसका एक्सप्लोरेशन फिर एक बार जो है वो आपको देखेंगे कि फिर आपकी चूंकि एबिलिटीज जो हैं वो लिमिटेड हैं, है ना, आप केवल टेक्टाइल पावर पर डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए आप उसमें आपकी स्लो गति रहेगी, है ना, गति कम रहेगी। फिर जो हम कर सकते हैं वो क्या है, हमारे पास
टेलर फ्रेम है, अवेकस है, ये दोनों ही डिवाइसेस, इनकी अपनी अपनी एडवांटेजेस हैं, अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, है ना। कैलकुलेशन आसानी से हो सकती है, लेकिन इसमें अवेकस में कम समय लगता है। इसकी अच्छी बातें भी हैं, है ना, समय कम लगता है। और टेलर फ्रेम पर आप अलजेब्रा भी कर सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग के लिए आपको फिर एक बार ब्रेल का सहारा लेना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से आप देखें कि जो गणित का जो एक प्रकृति है और दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए या बच्चे के लिए आने वाली तमाम समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उन पर हम और आप लगातार विचार कर रहे हैं। अगली स्लाइड पर सर चलने का अनुरोध रहेगा। देखें आप, गणित सीखना कठिन है, कुछ एरिया हैं जो कि कठिन है। शायद मुझे लगता है इस पर बात हमारी आपकी हो चुकी है, ये स्लाइड हमारी आपकी डिस्कशन में आ चुकी है। सर आगे चलें। जी जी जी, अब हाँ जी, यहाँ रुकिए। अब आप देखें जरा, इसके पीछे क्या है साहब, जरा एक मिनट दिखाएंगे। हाँ बस इस नीचे ले आइए, नीचे ले आइए, अगले पर ले आइए जी। जब इतनी हमने चर्चा कर ली कि गणित के सीखने में इतनी कठिनाइयां हैं, तो किस तरह से हम उस पर निदान पर जरा विचार करें, किस तरह से हम उसको थोड़ा सुलझा पाएंगे, बच्चे को हम हल्का कर पाएंगे गणित सीखने में। तो आप सबसे पहले तो ये मानिए कि बच्चे का गणित का जो डर है वो हटाना होगा, है ना। गणित विषय कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है ना, ऐसा हमें उसको बताना होगा। ऐसा ना हो कि वो करने के पहले ही उससे घबरा जाए कि जी तो बड़े भाई नहीं कर पाए तो हम कैसे करेंगे। इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए, है ना। जो टीचर है, टीचर पर बहुत डिपेंड करेगा, टीचर किस तरह से क्लासरूम में गणित की डिफिकल्टीज को सुलझा रहा है, बच्चे के साथ किस तरह से बातें हो रही हैं। रिसोर्स टीचर जो है या मैथ्स का टीचर जो है ना, खासतौर से जो स्पेशल एजुकेटर है, उसको मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है गणित सिखाने के लिए। मैथ्स का अगर बैकग्राउंड नहीं है, मैं हिंदी का टीचर हूँ, मैं गणित सिखाने जा रहा हूँ, तो कठिनाई होनी ही होनी है ना। तो निश्चित रूप से मैथमेटिकल बैकग्राउंड होना जरूरी है स्पेशल एजुकेटर्स को। स्पेशल एजुकेटर्स के जो तमाम जगह पर प्रोग्राम चल रहे हैं, वहाँ मैं ये चाहूँगा कि मैथ्स के टीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा, साइंस के टीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए, है ना, क्योंकि ये विषय वो हैं जो बच्चों को समझने में कठिनाई ला रहे हैं, इसलिए इन टीचर्स की आवश्यकता है। आप देखें कि हमारे पास एक रेगुलर टीचर भी है स्कूल में, रेगुलर टीचर भी, उसकी भी सहायता ली जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर लिया जाए। मैथमेटिक्स की बात रेगुलर टीचर करेगा, स्पेशल इक्विपमेंट्स की बात स्पेशल एजुकेटर करेगा, है ना। तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर लिया जाए। बच्चा क्लास में बैठेगा, मैथमेटिक्स सीखेगा, है ना, लेकिन जब उसको कोई कठिनाई आएगी तो वहाँ पर स्पेशल एजुकेटर की सर्विसेज हमेशा उपलब्ध होनी चाहिए। रिसोर्स रूम हो, वहाँ पर तमाम सुविधाएं हों, इक्विपमेंट्स हों, एजुकेशनल टॉयज़ हों, है ना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है सब जगह, तो ये सब हो। और मैथमेटिक्स की बैकग्राउंड हो टीचर की। रीडिंग मटेरियल, चलिए टेक्स्ट बुक नहीं है, टेक्स्ट बुक नहीं है पूरी की पूरी, लेकिन रीडिंग मटेरियल तो उपलब्ध कराया जा सकता है। आप देखें कि पुराने समय में तो हमें खूब ध्यान है कि जब ब्रेल बुक नहीं हुआ करती थी, तो जो चैप्टर आज पढ़ाया जाना है, सर जी उसका एक हिस्सा स्वयं हाथ से लिख कर लाकर उसकी थर्मोफॉर्म मशीन से मल्टीपल कॉपीज लाके स्टूडेंट्स में चर्चा करते थे। तो स्टडी मटेरियल माने आज की जो सामग्री, अध्ययन सामग्री है, उसको हम उपलब्ध करा सकें डे टू डे, डेली बेसिस पर। अध्यापक को थोड़ी सी यहाँ पर जिम्मेदारी उठानी होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करना होगा। ब्रेल कोड, सप्लीमेंट मटेरियल, है ना, ये सब बातें बहुत आवश्यक हैं। प्रैक्टिस अभ्यास करना होगा और फॉलो अप भी करना होगा कि बच्चे ने कितना सीखा। देखिए असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। असेसमेंट जब तक हमको पता ये न चले कि हमारे बच्चे ने सीख लिया है ना, तब तक हमारा पढ़ाना बेकार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। तो असेसमेंट, है ना, करना है, फॉलो अप करते रहना है, कहाँ नहीं सीख पाया बच्चा, क्या परेशानी आ रही है, क्या उसको हम एक्स्ट्रा मदद दे सकते हैं। और फाइनली आप देखें प्लस करिकुलम के बारे में सब ने सुना होगा। इसमें ब्रेल, इसमें मैथमेटिकल डिवाइसेस, इसमें बच्चे की ओरिएंटेशन, मोबिलिटी, है ना, इसमें सेंसरी ट्रेनिंग, ये सब तमाम एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन
चूंकि मैथ्स को लेकर खास बात हो रही है, इसलिए यूज ऑफ मैथमेटिकल डिवाइसेस दैट इज टेलर फ्रेम एंड अवेकस, इन दो को तो इनके बगैर आपका काम चलना ही नहीं है। तो ये आप प्लस करिकुलर स्किल्स को इस्तेमाल करें। और फाइनली मैं आपको कुछ और बातें बताना चाह रहा हूं जो गणित के लिए उपयोगी हो सकती हैं। कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ ट्रिक्स गणित को लेकर उन पर बात की जा सकती है। इसके पहले मैं आपके सवालों को उठाऊं। देखें, आप एस्टिमेट करना, अनुमान लगाना। मान लीजिए आपको 128 में 5 का गुणा करना है। 128 में 5 का गुणा मुश्किल है ना? तो आपने क्या किया, 130 में 5 का गुणा कर दिया, है ना? आपने एक जो हमारा एक बड़ा एक ऐसा अंक है जिसे हम आसानी से गुणा कर सकते हैं, उससे गुणा किया। और चूंकि हमने 128 की जगह 130 ले लिया, तो फिर 2 हमने चूंकि बढ़ा के लिए थे, तो फिर 2 गुणे 5 को माइनस कर देंगे। तो कुछ इस तरह का हम एस्टिमेशन कर सकते हैं, अनुमानित गणना की जा सकती है। ऐसा बहुत कुछ संभव है। जैसे मान लीजिए एक दूसरा उदाहरण मैं आपको लूँ, मुझे 23 गुणा 8 करना है। 23 का पढ़ा मुझे नहीं आता, तो मुझे 20 का आता है। 20 गुणा 8 करूँगा और 3 गुणा 8 करूँगा और दोनों को जोड़ दूंगा। देखने में लगेगा कि ये तो और कठिन हो गया, लेकिन ये और कठिन नहीं हुआ, ये एक्चुअली सरल हो गया, है ना? तो हमें उस गणित की समस्या को, है ना, कुछ ऐसा एग्जैक्ट अगर मेरे पास वो नहीं आ रही है मेरे पास प्रोसेस, तो मैं अनुमानित कुछ ऐसा हल करूँगा और फिर हम सही निर्णय पर पहुँचने की कोशिश करेंगे। कुछ और ट्रिक्स हैं जिसकी बात की जा सकती है। जैसे जहाँ तक नेचुरल नंबर्स के एडिशन का संबंध है, कम्यूटेटिव लॉ वहाँ पर लागू होता है। यानी अगर a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, आंसर एक ही आएगा। इसी तरह से एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन इन द नेचुरल नंबर्स इज ऑल्सो एप्लीकेबल। यदि हमारे पास 3 संख्याएं जोड़ने को हैं, तो मैं पहली दूसरी को पहले जोड़ूं, फिर तीसरी को जोड़ूं, या पहली को बाद में जोड़ूं, दूसरी तीसरी को पहले जोड़ूं, फिर पहली को जोड़ूं, तो दोनों ही परिस्थितियों में आंसर एक आने वाला है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना, यदि मुझे a से b प्लस सी को गुणा करना है ना, तो मैं a इंटू बी प्लस ए इंटू सी कर सकता हूँ, है ना। कुछ इस तरह की हमें ये ट्रिक्स जो है कुछ फार्मूले बेस्ड सिखाई गई थी, उनको भी हम ध्यान में रख सकते हैं। एक ग्रुपिंग की हमारे पास ट्रिक है। मान लीजिए हमको 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 करना है, तो आप देख रहे हैं इसमें 3 प्लस 7 10 हो जाएगा, 4 प्लस 6 भी 10 हो जाएगा और 5 अलग है, तो 10 प्लस 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 25। तो आप देखेंगे ग्रुपिंग माने 3 प्लस 4 करें 7, फिर 5 12, फिर 18, फिर 7 25 करें। इससे अच्छा ये है कि मैं 2 ऐसे नंबरों को जोड़ दूं जिसको जोड़ने से 10 आ जाता है, तो वो हमारे लिए जब नंबर 0 होता है ना, तब आसान होती हैं गणनाएं। जैसे मल्टीप्लिकेशन विद ए नंबर एंडिंग विद 0, 10 से गुणा करना, 20 से गुणा करना, 30 से गुणा करना आसान है ना। तो इस तरह की कुछ ट्रिक्स हैं मैथमेटिक्स में, उनका इस्तेमाल करें, उनको हम सिखाएं। मेंटल अरिथमेटिक की बात होनी चाहिए जरूर बच्चों, दृष्टिबाधित बच्चों के साथ खासतौर से मेंटल अरिथमेटिक, है ना, मानसिक जो अंकगणित है वो बहुत आवश्यक है ना। कई बार पेपर पेन नहीं है हमारे पास, बहुत सा हम लोग गणितीय गणनाएं जो है मानसिक रूप से कर लेते हैं। उस मानसिक रूप से गणितीय गणनाओं के करने के लिए कम से कम 9 तक की हमको टेबल पहाड़े आने चाहिए, है ना। पहाड़े तो वैसे जितने बच्चे सीख लें उतना अच्छा है, अदरवाइज कम से कम 9 तक की पहाड़े यदि आपको आते हैं तो ये कैन डू मेंटल अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस। और क्या करें, आप साथियों का सहायता लें, है ना। पीयर असिस्टेड लर्निंग, कई बार अध्यापक की समझ में नहीं आता कि बच्चा क्यों नहीं समझ पा रहा, लेकिन वहाँ पर आप देखेंगे कि जो उसका साथी है, वो जो पीयर है, ग्रुप है, वो आसानी से आपको बता देगा कि सर ये बच्चा क्यों नहीं सीख रहा है। तो जब तक क्यों नहीं सीख रहा है ये समझ में नहीं आएगा, हम उसकी हेल्प कर नहीं पाएंगे। सो यू ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ पीयर इन द क्लास, है ना। पीयर ग्रुप, पीयर असिस्टेड लर्निंग की हम लोग सहायता ले सकते हैं। सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन, अध्यापक को ध्यान रखना होगा कि वो जब गणित की बात कर रहा है तो उसके निर्देश जो हैं बड़े स्पष्ट हों, बड़े ही क्रमबद्ध ढंग से हों, है ना। कभी कुछ ऐसा नहीं, है ना। बिल्कुल ही टू द पॉइंट बातें होनी चाहिए। और
फॉर्मूले बेस्ड कैलकुलेशन जब होती है तो ड्रिल एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, है ना। फॉर्मूले की डेरिवेशन वहाँ पर क्लासरूम में डिस्कस होनी चाहिए, है ना। और फाइनली ब्रेल मैथ्स कोड पर बहुत ज़्यादा जोर देना होगा। ब्रेल मैथ्स आपको मालूम है कि मैथमेटिक्स का जो ब्रेल का कोड है उससे 10वीं 11वीं तक के सिलेबस की सभी गणितीय समस्याओं को हल किया जा सकता है। इस तरह के वहाँ पर प्रावधान हैं। ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, मॉडर्न अलजेब्रा, है ना, अरिथमेटिक, इन सब की हम समस्याएं हल कर सकते हैं। और जहाँ तक ज्योमेट्री की बात है तो ज्योमेट्री के लिए हमें रेज डायग्राम, टेक्टाइल डायग्राम का सहारा लेना होगा और हर चित्र को हमें प्रस्तुत करना होगा छात्र के सामने। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी समस्या आपके सामने आएगी जो अगर टीचर मेहनत से प्रयास करे और बच्चे को ना बता पाए। तो मैं अपनी तरफ से पांडे साहब इतनी बात करूंगा। आपके कोई प्रश्न हो साथियों के तो ले लें।